हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि क्लास 10th के लिए कल का दिन सबसे बड़ा दिन है क्योंकि उनका मैथमेटिक का पेपर है। चाहे फिर वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक हो या बेसिक मैथमेटिक हो, दोनों ही बच्चों का जो पेपर है वो कल होने वाला है। और इस पेपर की यानी मैथ्स के पेपर की सभी को चिंता भी होती है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। देखिए, ये लास्ट टाइम प्रिपरेशन है, यानी कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं। इसमें मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा। उसको अगर आप यूज़ करते हो अपने कल के एग्ज़ाम में तो आप बहुत अच्छे से अपने मैथ के पेपर को कर सकते हो, बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि किस प्रकार से मैथ के पेपर को लिखना चाहिए, क्या उसका क्रम होना चाहिए, किस प्रकार से किस जो सेक्शन है उसको कितना टाइम देना चाहिए। ये सारे चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। अगर आप भी सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे बताता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने पेपर का, यानी कि अपना जो पेपर है किस प्रकार से देंगे, किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे मान लीजिए कि ये आपके कॉपी का एक पेज है। ये मैंने एक पेज बना लिया कॉपी का। इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक जो ऑलरेडी लाइन डली होती है उस पर आप जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी आप लिखते हैं वो लिखेंगे, और आप इस साइड यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर आप क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे, है ना, एक मार्जिन छोड़ेंगे जिस पे लिखेंगे आप रफ। ठीक है, रफ वर्क के लिए यहाँ कॉलम बनाएंगे। चाहे रफ करो या नहीं करो, लेकिन आप रफ वर्क के लिए कॉलम बना लीजिए, ताकि ये जो एरिया है वो कंप्लीट एरिया आपको काम करने के लिए मिल जाए, यानी कि आपका सोल्यूशन करने के लिए मिल जाए। और जो भी आप रफ वर्क करो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम कम होगा, टाइम बचेगा, मतलब क्योंकि आप अगर रफ वर्क पीछे करते हो कॉपी के तो बार बार आपको कॉपी को पीछे पलट के देखना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए आप यहीं पर रफ वर्क करिए और यहीं पर उसका सोल्यूशन करिए। ये तो होगा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम। दूसरी बात ये कि आपको किस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन पेपर करना है, कि यानी कि आप कौन से सेक्शन को पहले करोगे, कौन से को बाद में करोगे, किस सेक्शन में कितने टाइम आप दोगे, कितना टाइम में कौन सा सेक्शन आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर जो सेक्शन डी है उसको सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि डी सेक्शन जो है उससे सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, बड़े क्वेश्चन हैं। तो इस सेक्शन को आपको पहले करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो डी सेक्शन है उसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, है ना, कि तो 5 × 4 यानी कि कुल मिला के 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये इस सेक्शन को कंप्लीट करना है तो आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट दीजिए, तो 10 × 4 = 40 मिनट में इस सेक्शन को आपको कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप 40 मिनट में इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हो तो इसका मतलब आपकी स्पीड अच्छी है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन जो डी है, इसके बाद आपको करना चाहिए सेक्शन सी। सेक्शन सी को फिर कंप्लीट करना चाहिए। आपको मालूम सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। कुल मिला के 18 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो आप अगर एक क्वेश्चन में 6 मिनट देते हैं तो 36 मिनट में आप पूरे सेक्शन को कर पाओगे। यानी सेक्शन डी जो है आपने 40 मिनट में कंप्लीट कर लिया, सेक्शन सी जो है वो आपने 36 मिनट में कंप्लीट कर लिया। ये जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, इसके आजू बाजू ही आपको अपना टाइम रखना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप टाइम रखोगे तो बहुत आसानी से टाइम से पहले आप पूरे क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद आपको करना चाहिए सेक्शन ई। सेक्शन ई वाला कंप्लीट करना चाहिए। सेक्शन ई में आपको मालूम है कि 3 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इट मीन्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन है। अगर आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट देते हो तो 3 क्वेश्चन में आप 30 मिनट में आप इस सेक्शन को भी कंप्लीट कर लोगे। तो ध्यान रखिए, मैंने सेक्शन डी को पहले करने के लिए बोला है, वो आपको 40 मिनट में करना चाहिए। सेक्शन सी को मैंने बाद में बोला है, वो आपको 36 मिनट में करना चाहिए। फिर ई सेक्शन जो है वो आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना चाहिए सेक्शन बी। आपको मालूम है सेक्शन बी जो है उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि आपको 10 मार्क्स का जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इसमें 5 मिनट भी देते हो एक क्वेश्चन में तो 5 जो होता है 25, तो 25 मिनट में आपका ये वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में बचा आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए आपका मालूम है कि 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा टोटल। और आपको इस 20 के लिए 2 मिनट एक क्वेश्चन को देना चाहिए, तो 40 मिनट में आप ये पूरे क्वेश्चन को कर पाओगे। यानी कि अब मैंने आपको पूरा टाइम बता दिया कि कौन से सेक्शन में आपको कितना टाइम देना चाहिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो डी सेक्शन है वो आपने 40 मिनट में कंप्लीट किया है, जो सी सेक्शन है वो आपने 36 मिनट में कंप्लीट किया है, जो ई सेक्शन है वो आपने 30 मिनट में कंप्लीट किया है,
जो सेक्शन बी है उसको आपने 25 मिनट दिया है और सेक्शन जो ए है उसमें आपने 40 मिनट दिया है। अगर इन सबको ऐड करते हैं तो 171 मिनट होते हैं, 171 मिनट, और आपको मिलेंगे कितने, 180 मिनट। तो इसका मतलब 9 मिनट पहले आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो। फिर भी आपके पास जो 9 मिनट बचेंगे लास्ट के, उसमें आप फिर से आप एक बार अपने पेपर को, पूरी कॉपी को देख सकते हो कि कोई क्वेश्चन छूटा है या नहीं छूटा है। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को करोगे तो बहुत आसानी से आप टाइम के अंदर अंदर इस पूरे क्वेश्चन पेपर को कर पाओगे। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप सोच रहे हो कि यार मैंने आपको डी सेक्शन, ई सेक्शन इनका पहले क्यों बोला और ए और बी को लास्ट में क्यों बोला। इसका कारण ये है कि अगर मैं ए या बी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, कोई बच्चे अगर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हम शुरू में जब अपनी आदत रहती है कि सब क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं, यानी टाइम कंज्यूम हो जाता है उसमें, और उस वजह से क्या लास्ट में हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है, और लास्ट में जब टाइम कम पड़ता है तो हमारे बड़े नंबर के जो क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। इस वजह से आप बड़े मार्क्स के जो क्वेश्चन है, जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं उसको पहले करिए, और जो कम मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको आप लास्ट में करिए। अगर उसमें 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो भी आपके 1-2 मार्क्स ही जाएंगे, लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन छूट जाते हैं, यानी डी सेक्शन के मान लो 2 क्वेश्चन छूट गए तो आपके 10 मार्क्स चले जाएंगे। लेकिन अगर जो ए सेक्शन के अगर 5 क्वेश्चन भी छूट गए तो आपके पास ओनली 5 ही मार्क्स डिडक्ट होंगे, ना कि 10 मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसलिए आप इस ऑर्डर में अगर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए मैं आपको थर्ड पॉइंट बताता हूँ, यानी सेक्शन ए की बात करते हैं। जब आप सेक्शन ए करने बैठे तो आप क्या करेंगे, पहले सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अप टू क्वेश्चन नंबर 20 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना उसका, जैसे ए आया है किसी का आंसर, किसी का सी आया है, किसी का मान लो डी है, तो सिर्फ आप ये ABCD ही लिखेंगे, उसको बहुत एलिबरेट करके नहीं लिखेंगे। ए में क्या दिया है वो भी लिखना ऐसा जरूर नहीं है। आप ओनली ABC लिख के भी छोड़ दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम कम होगा, ठीक, टाइम आपका बच जाएगा, आगे काम आएगा, किसी और सेक्शन में आप उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन में ऐसे है, जैसे मान लीजिए एक सपोज करो 13 चैप्टर का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। 13 चैप्टर में मान लीजिए एक सिलेंडर है और एक कोन है, इसको मिला के कुछ फिगर बन रहा है, ठीक है। इन दोनों को मिला के कोई फिगर बना रहे हो आप, तो उसमें अक्सर पूछा जाता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड, या जो भी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अक्सर क्या करते हैं बच्चे, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है, फाइंड द रिजल्टिंग टोटल सरफेस एरिया। इस टाइप का क्वेश्चन लिखा आता है तो वो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाते हैं, जबकि ये गलत है। टोटल सरफेस एरिया का नहीं बल्कि सरफेस एरिया का फार्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 टाइप के फिगर दे रखे, इन दोनों का टोटल बोलते हैं वो, इसलिए वो टोटल सरफेस एरिया पूछते हैं हमसे। तो आप टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड, और इसके बाद लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कौन, जो भी कुछ दे रखा होगा उस टाइप से लिखेंगे। लेकिन टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला नहीं लगाएंगे बल्कि सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एक बात और बता दूं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सरफेस एरिया सिलेंडर का अलग निकाल लिया, कोन का अलग निकाल लिया, फिर उन दोनों को जो आंसर आया उनको ऐड करके वो टोटल आंसर निकालते हैं। ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो आप क्या करेंगे, सपोज करिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं। सरफेस एरिया होता है 2πRH और इसका जो सरफेस एरिया होता है πRL, ठीक है। ऐसा अपन ये दोनों के फार्मूले लिख लें। तो इसमें पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर पहले कॉमन ले लीजिए, तो 2H + L बचेगा। इसको कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान रहेगा। अगर मान अलग अलग करोगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और आप एक साथ जो भी कुछ कॉमन आ रहा है, सेम जो चीज़ें वो कॉमन अगर आ रही है तो आप इजीली इसको कम टाइम में कर सकते हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप 14 चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं, 14 चैप्टर यानी कि स्टैटिक्स के अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो स्टैटिक्स में आपको मालूम थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। तो उस कैलकुलेशन में मान लीजिए यहाँ पे आपका बहुत बड़ा कोई नंबर आ गया, उस नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करना है। तो आप ऐसा करिए कि बहुत आगे तक डिवाइड करने की बजाय अगर आप जो मेन आंसर है जैसे 16.5 यहीं तक उसको छोड़ दीजिए, उतने में भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम में होता यह है कि हम लोग को एकदम आंसर पता नहीं होता और हम उसको आगे तक बढ़ाते रहते हैं, यानी कि पॉइंट के 2-3 डिजिट तक उसके आंसर लाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। अगर आप पॉइंट का 1 डिजिट भी आ गई तो भी आपको करेक्ट आंसर माना जाएगा और आपको फुल मार्क्स उसके मिलेंगे। दूसरी बात यह कि मान लीजिए जब आपने क्वेश्चन बुक में देखा था तो आपका 16.5 आया था, लेकिन आप जब एग्जाम में कर रहे हो 16.4 आ रहा है या 16.3 आ रहा है या 16.6 आ रहा है, तो आप टेंशन ना लें। आप 16.6 भी है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, यानी जो इधर का नंबर है वो आपका करेक्ट भी अगर है तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्क्स ज़्यादा कटते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। वैसे भी आंसर के मार्क्स ओनली
0.5 ही होते हैं। अगर आपने इधर गलत भी कर दिया तो भी 0.5 ही कटेंगे, ज़्यादा नहीं कटेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि ज़्यादा उलझे नहीं इसमें, और आप इतने तक भी लिख दोगे तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी भी सेक्शन का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वो उसमें आप फंस गए हैं, यानी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप उसमें लगे हुए हैं, बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उस क्वेश्चन को जैसे मान लो क्वेश्चन करने बैठे और थोड़े 3-4 स्टेप के बाद आप फंस गए हो, नहीं बन पा रहा क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्वेश्चन को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाइए। क्योंकि अगर आप उसी क्वेश्चन में उलझे रहे तो आपका टाइम निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना टाइम एक ही क्वेश्चन में लगा दिया है, और उस वजह से बाकी के क्वेश्चन में टाइम कम मिलेगा या फिर वो छूट जाएंगे। इससे अच्छा है कि उस क्वेश्चन को वहीं पर स्टॉप करिए, आगे को बढ़ जाइए, जब आपको वो क्वेश्चन क्लिक हो तब आप उसको लिख दीजिए। ठीक है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से आप अपने पेपर को, मैथ के पेपर को करते हो, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगा। चलिए मैं कुछ उपाय बता देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है टीचर होने के साथ साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। अगर आप वो उपाय को करते हो तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। पहला उपाय तो ये है कि आप अपने साथ में ग्रीन कलर का रुमाल साथ में ले जाइए। रुमाल हो, कपड़ा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो ग्रीन कलर से रिलेटेड हो, तो ग्रीन कलर की कोई भी चीज़ अपने साथ जरूर ले जाइए। सौंफ खा के जरूर जाइए और सौंफ ले भी जाइए, लेकिन ध्यान रखें उसमें आपको सौंफ के साथ कोई मिश्री या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलाना, ओनली सौंफ होना चाहिए। सौंफ खाते रहिए, चबाते रहिए और अपना क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि सौंफ ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर जो है बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और कैलकुलेशन के लिए बुध ग्रह का स्ट्रंग होना बहुत ज़रूरी है। इस कारण से अगर आप ग्रीन कलर के आसपास रहते हो तो आपका कैलकुलेशन स्किल थोड़ी बढ़ जाएगी और आप मैथ का पेपर में जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रीन कलर को अपने पास रखना है, चाहे फिर वो रुमाल के रूप में रखिए, चाहे आप वो पेन के रूप में रखिए, कुछ भी ऐसा होना चाहिए कि आपके पास ग्रीन कलर हो। जितना ज़्यादा ग्रीन कलर होगा उतनी अच्छा। रुमाल भी अगर है तो आप रुमाल को सामने बिछा दीजिए, उसके ऊपर कापी रख लीजिए, या अपने हाथ के नीचे कुछ लोग रखते हैं, पसीना आता है तो नीचे कुछ रख लेते हैं, तो ऐसे हाथ के नीचे भी आप रख सकते हो, जेब में भी रख सकते हो, जैसा भी आपको करना है, लेकिन ग्रीन कलर का कोई चीज़ आप जरूर रखेंगे। दूसरा उपाय ये कि अपने साथ आप पानी की बोतल जरूर ले जाइए और पानी को आप उस पेपर में बार बार पीजिए। उससे क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि जब हम टेंशन वाला कोई काम करते हैं तो इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और दिमाग के टिश्यूज़ के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। इस कारण से आप बार बार पानी को पीजिए ताकि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छा बना रहे और आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भगवान को ज़्यादा मानते हैं, उन्होंने बेलपत्र के ऊपर आप शहद लगा के शिवलिंग पर चिपका के आइए सुबह ही, जब आप पेपर देने जाने से पहले आप ये वाला उपाय अगर करते हो तो बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा और आपको उसमें फ़ायदा भी मिलेगा। ये सभी उपाय जो है वो ऐसा नहीं कि आपको वो हाथ पकड़ के लिखवा देंगे, लेकिन क्या होता है कि ये उपाय इसलिए किए जाते हैं ताकि अगर कोई चीज़ भूल रहे होते हो, कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे तो वो एकदम से क्लिक हो जाए, और अगर वो चीज़ क्लिक हो जाती है तो आप आसानी से उसको कर पाते हो। इस कारण से उपाय किए जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।